हेलो, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आफ्ताब, खुशी, यादव, सिमरन, निकिता, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? ऑल गुड? प्रियांशु पाल, सब बढ़िया, सब राजी खुशी। तो आज की क्लास में हम लोग पार्ट 1 लेकर आए हैं। स्ट्रैटेजी के हमारे लोगों का शुरू हो चुका है। चलो, बहुत बढ़िया। चलो जरा जल्दी से एक्टिव हो जाओ सब लोग, फिर हम लोग करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। अरे कहां प्रभु, हम तो खुद तुम लोगों की कृपा पर जीवित हैं। हमारी कृपा कैसे हो जाएगी? हैं? तुम हो तो हम हैं भाई, एंड इट्स अ फैक्ट। ठीक है, चलो ऑल गुड, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, फाइनली शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक को लेकर। अरे ये कहां से आ गया? ठीक है, तो हम लोग आज पावर, एनर्जी प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। सबसे पहले, अभी तक जहां तक मुझे पता है हम लोग ऑलरेडी नेशनल पार्क, डैम्स, रिजर्वायर, ये सब चीजें हम लोग काफी कुछ कर चुके हैं। बट एक बार फिर से एक रिवीजन टाइप का ये वो कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा वो देख लेते हैं, एंड उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो भी देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मुझे लगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जरा वो देख लेते हैं भाई। तो थाउजेंड्स ऑफ डैम्स हैं हमारे पास, एंड इन डैम्स का मेन जो काम है वो वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, ठीक है, पावर जनरेशन, इरिगेशन, ये सब काम यहां पर हमको देखने को मिलते हैं डैम्स के। अब हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? टेरी डैम है। एट प्रेजेंट टाइम हम लोग देखते हैं तो करीब करीब जो हाइट है इसकी वो कितनी है? 260.5 मीटर की इसकी हाइट है। टोटल लेंथ आपको पता ही है 575। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो या तो ये पॉइंट है या फिर आप क्या ये पॉइंट है, मतलब कि कौन सी रिवर के ऊपर है? तो भागीरथी रिवर के ऊपर है। लोकेशन की बात करेंगे तो उत्तराखंड है। एंड 2006 में इसका पहला फेज था। आज के टाइम पीरियड में काफी हद तक बनके तैयार हो चुका है। तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डैम्स का मतलब तैयार होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बारी में बनके तैयार हो जाए। ठीक है, फिर आता है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट डैम के बारे में बात करेंगे तो हीराकुड डैम एट स्टिल, ये आज के टाइम पीरियड भी है, पर भी है कहां पर है? महानदी और उड़ीसा में हमको ये देखने को मिलता है। टोटल अगर लंबाई देखते हैं तो हमें 4.048 मीटर देखने को मिलती है, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार। 4084 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना। 1953 में इसको क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था। फिर आता है हमारा ओल्डेस्ट डैम। तो ओल्डेस्ट डैम मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, कराईकलन। ठीक है, राजा कराईकलन के नाम से इसका नाम एक्चुअल में रखा गया था। कहां पर है? कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में, और 1000 बीसी से 1000 एडी के आसपास इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कराईकलन को लेकर बात करें तो चोला एम्पायर से जुड़े हुए थे। किससे? चोला एम्पायर से।
किससे जुड़े हुए हैं? चोला एम्पायर से बिलोंग करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। हाँ भाई, स्टैटिक जीके सब याद करने वाला है। स्टैटिक जीके लिटरली मुझे भी अजीब लगता है कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, क्योंकि स्टैटिक जीके में जो चीजें देखो सब रट्टा मारने वाली चीजें हैं, लिटरली सारी चीजें रट्टा मारने वाली। डैम्स कब स्टैब्लिश हुए, कौन सी रिवर पर है? डैम्स कब स्टैब्लिश हुए, कौन सी रिवर के ऊपर है? ठीक है, डैम्स, स्टेट, रिवर्स, सेम। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ईयर, प्लेस, कैपेसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, कहां पर है मैप में। फिर उसके बाद सोलर प्लांट्स, कौन सा सोलर प्लांट है, क्या लोकेशन है और किसने स्टैब्लिश किया है। सोलर प्लांट्स अभी रिसेंटली स्टैब्लिश हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। विंड पावर प्लांट्स, तो कहां कहां पर कौन कौन से विंड पावर प्लांट्स हैं और कौन कौन सी लोकेशन पर हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, अब थर्मल पावर प्लांट इंडिया के बहुत सारे, पर जो मेन इंपॉर्टेंट 10 बिगेस्ट हैं उनके बारे में बात करी जाए तो वो लिटरली आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ यही सारी ऑब्जेक्टिव वाली चीजें हैं, मतलब सारा का सारा बिल्कुल यही वाला पार्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, लिटरली कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत सीधी सिंपल सी चीजें कि भाई सामने इंफॉर्मेशन, इसको उठाया है और याद करना है। सीधे सीधे बचपन में जो कहा जाता था कुछ चीजों का रट्टा मारना जरूरी है, तो मतलब जरूरी है। ठीक है, अब इसमें इस सवाल कोई नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे याद करें कैसे ना करें। सिंपल सीधी बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद करनी है तो करनी है। वेल, दामोदर, दामोदर रिवर के ऊपर है, पावर एंड इरिगेशन के लिए झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिलता है। फिर आता है भाखड़ा नागल, सतलज पर है, पावर इरिगेशन अगेन पंजाब एंड हिमाचल में हमको देखने को मिलता है। जब लोग भाखड़ा नागल के बारे में बात करते हैं तो इसी से ठीक ऊपर की तरफ एक और डैम है जिसका नाम है क्या, हरिके। क्या नाम है, हरिके, तो वो भी पता होना चाहिए। फिर आता है हीराकुंड महानदी, पावर एंड इरिगेशन कहां पर देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। फिर आता है नागार्जुन सागर, कृष्णा रिवर पर है, पावर एंड इरिगेशन हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर आता है चंबल, तो चंबल, चंबल रिवर के ऊपर है। ठीक है, एमपी राजस्थान में हमको मेनली देखने को मिलता है। पर जब हम लोग चंबल के बारे में बात करते हैं तो चंबल से जुड़ जाते हैं हमारे कौन कौन से, सबसे पहले गांधी सागर, ये आता है आपका कहां पे, एमपी में। फिर आता है कौन सा आपका, राणा सागर, ये आता है आपका राजस्थान में। फिर आता है आपका जवाहर सागर, कौन सा, जवाहर सागर, ये भी कहां पे आता है आपका, राजस्थान में। एंड फिर लास्ट में आता है आपको कोटा बैराज, कौन सा आता है, कोटा बैराज, कौन सा, कोटा बैराज, और ये भी कहां पर है, राजस्थान में। क्लियर, तो ये आप लोग यहां पर याद रख लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, आपके एक अकेले चंबल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। लिटरली वैसे तो हम लोग चंबल को मतलब देखें तो राजस्थान की जो लाइफ लाइन है वो हम लोग लूनी को देखते हैं, बट एक्चुअल में लूनी की जगह अगर सही मायने में देखा जाए तो वो कौन है, एक्चुअल में चंबल है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। फिर आता है उकई, उकई तापी रिवर पर है इरिगेशन के लिए और गुजरात में स्थित है। फिर आता है मालप्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा के ऊपर है इरिगेशन, कर्नाटक में आती है। कहां पे आती है, कर्नाटक में आती है। ना मालप्रभा वही है जो आगे चलकर कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। फिर बात करते हैं इडुकी, इडुकी कहां पे हमारे, केरल में और पेरियार रिवर पर है। एक इंपॉर्टेंट रिवर है केरल की, ध्यान रखना। ठीक है, कहां पर है, केरल में। फिर आता है सरदार सरोवर, नर्मदा, कहां पर देखने को मिलता है हमको, गुजरात में देखने को मिलता है। इसके बारे में बात करें तो यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखने को मिलता है ना। सरदार पटेल जी की जो मूर्ति है वो आपको यहीं पर देखने को मिलती है। फिर आता है माता टीला, बेतवा रिवर पर है, पंजाब एंड एमपी में, सॉरी यूपी एंड एमपी में। ठीक है, ये अगर हम लोग बात करते हैं तो झांसी वाला जो रीजन है, ओरछा एंड झांसी वाला रीजन, ओरछा एंड झांसी वाला जो रीजन है वहीं पर देखने को मिलती है। फिर आता है टेहरी, ठीक है, भागीरथी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड उत्तराखंड में हमको ये देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा निजाम सागर, मजरी रिवर पर है इरिगेशन, और यहां पर आता है हमारा तेलंगाना में। फिर आता है कौन सा, हमारा शिव समुद्रम,
कावेरी रिवर पर है इरिगेशन के लिए, और कहां पर देखने को मिलता है हमको, कर्नाटक में देखने को मिलता है। किस जगह पर, कर्नाटक में। तो कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट थे। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट कौन से हैं, भवानी सागर है, तुंगभद्रा डैम है, तुंगभद्रा नाम से क्लियर है, तुंगभद्रा पर, भवानी सागर भवानी रिवर पर है। स्टेट तमिलनाडु कर्नाटक। रिहंद डैम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, रिहंद रिवर पर है। फिर आता है मिठौन डैम, झारखंड में बराकर रिवर पर, झारखंड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है। कोयना डैम तो महाराष्ट्र की कोयना रिवर के ऊपर है, उतना खार इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी याद रखना है। फिर आता है बिलासपुर डैम, राजस्थान में बनास रिवर पर, बनास भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है। ठीक है, क्लियर। फिर आता है कौन सा, मिटू डैम, तमिलनाडु, कावेरी रिवर पर है। ठीक है, फिर आता है कृष्णा सागर डैम, कृष्णा राज सागर डैम, कर्नाटक, कावेरी रिवर पर है। इंदिरा सागर डैम, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर है। एंड फिर आता है कौन सा, चित्तौनी डैम, केरल में, और चित्तौनी रिवर पर ही सिचुएटेड। एंड लास्ट में आता है आपका नागार्जुन सागर, तेलंगाना, कृष्णा रिवर पर। अगर हम लोग देखें, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। कुछ ऐसा है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये ऑलरेडी हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उस टाइम पीरियड में हम लोगों के सामने आया था, हाँ या ना। जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उस टाइम पीरियड पे यही सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें हमारी नजरों के सामने से गुजरी हैं, है ना। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें तुम्हें कहीं पर भी डाउट होना चाहिए। दोनों क्लास मेरे लिए, अच्छा एक है, थैंक यू भाई। ठीक है, फिर बात करते हैं लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। किसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है काकड़ापाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, 1993 में, कहां पर है, गुजरात। अब इसकी कैपेसिटीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है नहीं, ठीक है, उसको आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो, वो आपके लिए जरूरी है भी नहीं। जो जरूरी है वो ये, एट प्रेजेंट हमारे जो वर्किंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा कौन सा, कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन, 1984, तमिलनाडु। फिर आता है नरोरा, नॉर्थ इंडिया में केवल एक सिंगल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और वो कौन सा, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1999 में। तो ओनली नॉर्थ इंडिया का ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब तो खैर और भी डेवलप हो रहे, और भी स्टैब्लिश हो रहे। फिर आता है कैगा, 2000 में, कहां पर है, कर्नाटक। फिर आता है राजस्थान, कौन सा है, 1773 में। अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या है। देखो, एक्चुअल में नरोरा जो स्टैब्लिश किया गया था ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, वहां पर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन था उसको कंट्रोल करने के लिए कैथोड रे और इन सब का यूज हुआ होता था, जिसकी थ्रू हम लोग मेंटेन कर पाते थे। जबकि बाकी जो रीजन है वहां पे हमको क्या मिल जाता था, सॉल्ट वाटर, जिसको हम लोग सी वाटर कहते हैं, हम लोग उसका यूज कर लेते थे, तो इसलिए ऐसा था। ठीक है, फिर आता है तारापुर, तो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। कौन सा है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि स्टैब्लिश किया गया था कहां पे, महाराष्ट्र। एंड लास्ट में आता है कोंडाकुलम, तो वो भी आप लोग यहां पे याद रखना। ठीक है, 2013 में तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया था। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे पावर स्टेशन जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो नए पावर स्टेशन आ रहे हैं वो भी स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, बट इनके डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। जैसे हरिपुर पावर स्टेशन है, ठीक है, बरगई पावर स्टेशन है, ठीक है, कोवड़ा पावर स्टेशन है, ऊपर बात करेंगे तो कुम्हरिया पावर स्टेशन है जो कि हरियाणा में डेवलप हो रहा है। ठीक है, फिर आता है कांकड़ापारा, यहां पर अगर आप लोग देखो तो यस, इसमें भी एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। ठीक है, फिर आता है मिठाई वर्दी, ये भी कहां पे डेवलप हो रहा है, गुजरात में डेवलप हो रहा है। ठीक है, जातिपुरा ये आपका डेवलप हो रहा है कहां पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपको और भी याद रखने जो कि नए डेवलप हो रहे हैं। अब नए जो डेवलप हो रहे हैं वो तो ठीक है, पर 2025-26 के बजट में
स्पेशली स्मॉल न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात की गई है ना। स्मॉल न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात की गई है, और ये जो स्मॉल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इसका डेवलपमेंट सबसे पहला जो हो रहा है वो कहां पे होगा, वो होगा बिहार में। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या है। एक्चुअल में जो स्मॉल रिएक्टर्स या पावर स्टेशन बनाए जाएंगे वो किस तरीके के होंगे, किसी पर्टिकुलर एक दो सिटीज के लिए एक छोटा पावर स्टेशन लगा दिया, एक छोटा मॉड्यूल लगा दिया, ठीक है। उस मॉड्यूल का काम होगा उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना। क्योंकि एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन लगाने के लिए फिर उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। उस तरीके का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा, तो उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट भी उतना ही ज़्यादा बड़े लेवल पर चाहिए। और जो छोटे पावर स्टेशन है वो क्या करेंगे, वो आसपास के 4-5 शहरों को, 5-6 शहरों को क्या करेंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते रहेंगे, प्रॉपर क्या करते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते रहेंगे। और उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगी, हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए क्या किया है, रिसेंटली स्मॉल न्यूक्लियर पावर स्टेशंस या स्मॉल रिएक्टर्स को डेवलप करने की बात की गई, किसमें, 2025-26 के बजट में। क्लियर, क्लियर है बात, समझ में आई, हाँ या ना। ठीक है। और भाई स्टीव रॉजर्स, क्या हाल चाल है, क्या रहा तुम्हारा, तुम वहां पर जा रहे थे क्या बोलते हैं इंटरव्यू के लिए, हाउ वाज योर इंटरव्यू। एक अच्छी खबर सुनने को मिल जाए कृपया कर बताएं भाई, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। वेल रिसेंटली सोलर पावर स्टेशंस के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, क्यों, 28 को है अभी, अच्छा ओके। तो सोलर पावर स्टेशन आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में, क्यों है न्यूज में, तो आपको पता है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रूफ टॉप सोलर पैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूफ टॉप सोलर पैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, हम लोग सोलर पैनल्स को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग क्या बोलते हैं उसे, हाइपर एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी, हर कोई कि नहीं भाई सोलर पैनल, सोलर पैनल, बात सही है। इवन मेरे खुद के घर पे 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, मेरे खुद के घर पे 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है। एक जो सोलर पैनल होता है उसकी जो अपनी लाइफ स्पैन होती है वो करीबन करीबन होती है 15 से 20 साल के आसपास, ठीक है, 15 से 20 साल की होती है। अगर उसे आप सही से मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर उसका मेंटेनेंस है, ज़्यादा अपने अच्छा उसका टेक केयर कर रखी है, तो वो 20 साल की जगह 25 से 30 साल, 40 साल तक भी जा सकती है, पर इतने ज़्यादा जाती नहीं है। 30 साल बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम होता है। बट अब मज़ेदार बात क्या है कि सोलर पैनल्स आज अभी अभी तो आए नहीं है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं सोलर पैनल्स, बहुत पहले से टेक्नोलॉजी है। और आज के टाइम पीरियड पर जो स्टडीज हमें बताती हैं वो ये बताती हैं कि सोलर पैनल्स लगेंगे तो सही, इंडिया को बहुत ज़्यादा एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर, एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट एज वेल एज 2030 में इंडिया में सोलर पैनल्स के थ्रू ई वेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। कब शुरू होगा, 2030 में। कब शुरू होगा, 2030 में सोलर पैनल्स के थ्रू भी ई वेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। कहां पर, इंडिया में शुरू होगा। कब, 2030 में। आपको सर 2030 में तो अभी तो बहुत टाइम है, क्या दिक्कत है, टाइम जरूर है, बट अब गवर्नमेंट ऑलरेडी, अब अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए भी पहले से सोच के बैठी है। गवर्नमेंट ये नहीं कि नहीं नहीं यार हम लोग बाद में देखेंगे, नहीं, गवर्नमेंट इसके लिए भी सोच के बैठी है कि जो वेस्ट जनरेट होगा इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है,
ठीक है, कैसे रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो कैसे यूज़ की जा सकती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी से इसके लिए प्लानिंग कर रही है, अभी से इसके मेंटेनेंस को लेकर काम कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है और हमें चाहिए भी ऐसा ही कि गवर्नमेंट ऐसी हो कि जो चीज़ों को लेकर एक्टिव हो। वेल, सोलर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कौन सा, बदलपुर सोलर पावर प्लांट, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है, अगर हम लोग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो 2245 किलोवाट का यहाँ पे कैपेसिटी है। ठीक है, सॉरी मेगावाट की कैपेसिटी है और इसने लगाया किसने, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको इस्टेब्लिश करने का काम किया है। ठीक है, फिर आता है कौन सा, पावागढ़ सोलर पावर प्लांट, तो ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में आता है और अगर बात करें सोलर पावर डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड इसको डेवलप कर रहा है। फिर आता है कौन सा, अनंतपुरम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ये कहाँ, अनंतपुरा आंध्र प्रदेश में इससे सिचुएटेड है और 1500 किलोवाट का, और एनटीपीसी इसको क्या कर रहा है, लीड करने का काम कर रहा है। फिर आता है कौन सा, केवड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये केवड़ा राजस्थान सॉरी गुजरात में, और ये 1000 मेगावाट की कैपेसिटी का, और इसे डेवलप कौन कर रहा है, अडानी ग्रीन्स कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो क्या है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से हाई है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, यहाँ पर बाकी जगहों पर इतना 14,000 16,000 6,000, ठीक है, और यहाँ पर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि इस एरिया में ऐसा क्या है कि यहाँ पर केवल 1000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इतना ज्यादा पैसा लग रहा है। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो बहुत ज्यादा यूज डिफरेंस है। ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो रीजन है जहां पर ये लगाया जा रहा है सोलर पावर प्लांट, जिस जगह पर ये सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है वो जगह रीजन है सबसे बड़ा। ठीक है, उस जगह पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उस जगह की जो जमीन है उसकी अस्थिरता बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। गुजरात के जिस रीजन में लगाई जा रहा है वहां पे क्या होता है, अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए भी वहां पर क्या रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या करती हैं, इंपैक्ट डालती हैं। समझ में आई बात, तो कितना ज्यादा मेजर इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर आता है कुन्नूर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, कहां पर है, कुन्नूर आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। 1000 मेगावाट, कौन डेवलप कर रहा है, एनटीपीसी डेवलप कर रहा है। फिर आता है कडापा डिस्ट्रिक्ट, कहां पर है, आंध्र प्रदेश, अभी कंफर्म नहीं है इसकी मनी, पर 1000 मेगावाट की ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। फिर आता है रीवा, तो रीवा मध्य प्रदेश में 750। फिर आता है कौन सा, किमुठी, तो किमुठी तमिलनाडु, रामानाथपुरम तमिलनाडु में है और ये भी अडानी ग्रीन्स डेवलप कर रहा है। फिर आता है कौन सा, मंदसौर, मंदसौर एमपी में, और यहां पर मध्य प्रदेश में मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड डेवलप कर रही है। फिर आता है कौन सा, चरकना, तो ये पाटन गुजरात में है, 500 मेगावाट, और इसे गुजरात सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड डेवलप कर रही है। अब आपको यहाँ पर जो भी याद करना वो सिर्फ केवल दो ही चीजें याद करनी है, एक ये, एक लोकेशन और एक इसके ऑपरेटर्स, दैट्स इट। बस यही याद करने, सारे याद नहीं करने। वहां पर चूज करने के पीछे रीजन ये क्योंकि सोलर एनर्जी सीधी ज्यादा इंपैक्ट वहां पे डालती है। अगर आप नोटिस करोगे मैक्सिमम जो पावर प्लांट्स है वो कहाँ पर है, साउथ इंडिया में। क्यों है साउथ इंडिया में, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी, उसके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर प्लांट्स हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सनलाइट है वो बहुत अच्छी पड़ती है। अब ये बेसिक सी बात है, इसमें सोचने वाली कोई बात है नहीं। अगर तुम देखोगे सबसे ज़्यादा सनलाइट कौन से वाले रीजन में पड़ती है, अर्थ के मैक्सिमम जो सनलाइट पड़ती है वो कौन से वाले रीजन में पड़ती है, इक्वेटर के इस वाले पार्ट में पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों के बीच वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है। तो भाई इसी पार्ट में ही तो डेवलप किया जाएंगे ना, बाकी कहीं और लगाओगे तो क्या होगा, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे लगातार रेत और बाकी पार्ट है, तो उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है। आपको लगता है कि गुजरात जब आप सुनते हो तो आपको लगता है हरा भरा है, जब आप राजस्थान सुनते हो तो आपको लगता होगा डेजर्ट है, तो ऐसा नहीं है।
अगर आप गुजरात जाते हो, गुजरात भी एक अच्छा खासा डेजर्ट है भाई, गुजरात भी क्या है, एक अच्छा खासा डेजर्ट है भाई। एसी बंद कर दो, अरे चल रहा है एसी भाई, समझे। तो गुजरात आपको लग रहा होगा कि वहां पे डेजर्ट नहीं है, बट गुजरात का आधे से ज्यादा पार्ट डेजर्ट में है, जहां पे आप कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग मेजर विंड पावर प्लांट्स के बारे में। जब हम लोग विंड पावर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो कौन सा आता है सबसे पहले, मुपंदरा विंड पावर प्लांट कहां पर मिलेगा, तमिलनाडु। अगर आप इनको भी नोटिस करोगे तो ये भी ज्यादातर कहां पे मिलेंगे आपको, साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। साउथ इंडिया में ही क्यों देखने को मिलेंगे भाई, विंड एनर्जी की बात हो रही है, तो विंड एनर्जी सबसे बेस्ट हमको कहां पे मिलेगी, सी एंड लैंड बेस वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि लगातार हवाएं वहां पे क्या होती रहती है, मूव करती रहती है ना। दिन में चलेगी इधर से उधर, रात में चलेंगी इधर से उधर, पता है ना सबको, सी बेस और लैंड बेस सबको पता है, हाँ या ना। तो बिल्कुल उन्हीं सी बीज और लैंड बीज के बारे में बात हो रही है। तो मैक्सिमम विंड्स हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब ऐसा नहीं है बाकी जगहों पर हम लोग विंड पैनल्स नहीं लगा सकते, ठीक है, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। राजस्थान में आप जाओगे कई जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप नॉर्थ में जाओगे हिमालयन रीजन्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हिमालयन रीजन्स में भी देखने को मिल जाएगा, पर उतने बड़े लेवल पर नहीं लगा सकते, उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है। वहां पर जो हवाएं हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो माउंटेनियस विंड्स हैं, इस तरीके से हवा सीधी आएगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी, ड्रैग इतना ज्यादा होता है कि वो नीचे से ही उखाड़ के ले जाएगी विंड मिल को, ठीक है। ऊपर से अगर हवाएं आ रही तो सीधे इस तरफ जा रही हैं, मूवमेंट इतना तेज होता है कि वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है, समझे। और साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता, वहां पर क्या है, रीजन प्लेन है, मतलब सॉरी नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता, वहां पे रीजन, सॉरी यार, साउथ इंडिया में ऐसा नहीं, यहां पे समुद्र है, समुद्र से हवाएं बहुत स्लाइटली धीरे जाएंगी और इस तरीके से मूव करेंगी। हाँ, अगर कोई साइक्लोन या ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो बात अलग है, ठीक है, बट अदरवाइज ये यहां पर हवाएं हमेशा एक सर्टेन स्पीड पे चलती रहती हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो फिर आता है जैसलमेर वाला पार्ट, ठीक है, 1064 मेगावाट, और राजस्थान जैसलमेर में। फिर आता है कौन सा, भवनावल कहां पर है, महाराष्ट्र में। फिर आता है कौन सा, दालगांव, ये भी हमको कहां पर देखने को मिलता है, सांगली महाराष्ट्र में। फिर कौन सा है, वक्सुवदे, ये भी हमको कहां पर देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। फिर आता है वेस्पेट हमको कहां पर, ये भी वेस्पेट महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर आता है कौन सा, तुलजापुर भी हमको उस्मानाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर आता है कौन सा, बेलगुपा, और बेलगुआ कहां पर है, आंध्र प्रदेश, बेलगुपा में। फिर आता है कौन सा, ममतकेड, और ये कहां पर, ये मध्य प्रदेश में हमारा। एंड लास्ट में आता है हमारा अनंतपुरा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर, तो ये याद रखना, और ये ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 ही आप लोग याद रखो, सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट वैसे भी नहीं है। फिर आता है हमारे 10 मेजर थर्मल पावर प्लांट्स। अब थर्मल पावर प्लांट्स देखोगे तो हम लोग ऑलरेडी डिपेंड ही किसके ऊपर करते हैं, थर्मल एनर्जी के ऊपर। थर्मल मतलब कि कोल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब कोल के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, एक बार इस्तेमाल कर ली तो उसके बाद खत्म। बट आज के टाइम पीरियड पर जब थर्मल के बारे में बात करते हैं तो थर्मल की बात जब होती है तो आता है हमारे सामने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। अब जियोथर्मल क्या है, अब आप कहोगे सर ये जियोथर्मल क्या चीज होती है, ये तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो हम लोगों को ये तो पता ना, जमीन के अंदर एक अच्छी खासी गर्मी है, ठीक है। अब जमीन के अंदर जो गर्मी है उसका भी क्या होता है, यहाँ पे अच्छा खासा इस्तेमाल हो सकता है ना। उस एनर्जी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पर वो यूज कैसे की जाएगी, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक जियोथर्मल वेल्स बनाए जाते हैं, गहरे गड्ढे किए जाते हैं, ठीक है। एंड वहां से क्या वाटर
मूव करता है, तो जब वाटर मूव करता है तो उसकी जो भाप होती है वो आती है, टरबाइन को घुमाती है बहुत तेजी से, एंड दूसरी तरफ निकल के ठंडी होकर वापस नीचे चली जाती है। तो पानी का वहां पर इस तरीके से यूज किया जाता है। क्लियर। तो जियोथर्मल, अब जियोथर्मल आज के टाइम पीरियड में पहला जो प्रोजेक्ट लगाया गया वो कहाँ पे लगाया गया था? नॉर्थ ईस्ट में। वैसे तो इंडिया में कई जगह पर लगाया गया है, बट नॉर्थ ईस्ट रिसेंटली न्यूज में था। और नॉर्थ ईस्ट में भी कहां पर? अरुणाचल में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एंड मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा जगह, दाहिंग या दिहांग समथिंग कुछ रीजन है, दिहांग तो नहीं है, दिहांग या देहांग समथिंग कुछ रीजन है, वहां पर अरुणाचल प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है। सबसे पहले विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश, फिर आता है कौन सा? मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात, फिर आता है मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट गुजरात, फिर आता है कौन सा? सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश, फिर आता है तिरोदा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र, फिर आता है तेलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा, फिर आता है रिहंद थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, फिर आता है स्पिता थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़, फिर आता है चंद्रपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र, एंड लास्ट में आता है एनटीपीसी दादरी थर्मल पावर प्लांट। तवांग, तवांग नहीं है, कोई और रीजन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और ये तो खैर मेरे घर के पास ही है, इसे तो मैं खुद अपनी आंखों के सामने देखता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी सी चिमनियां बनी हुई हैं हैवी। ठीक है, तो ये बिगेस्ट है। बिगेस्ट का मतलब ये है कि ये टॉप 1 से लेकर 10 तक है, तो टॉप 1 से लेकर 10 तक के ये हैं, ये ध्यान रखना। आज के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट इन्हीं को मेंटेन कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी ऑलरेडी जो डिपेंडेंसी है वो कोल के ऊपर हद से कहीं ज़्यादा है, और वो लिटरली इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि भाई हम बता, तुम ये सोचो कि अगर मान लो कंप्लीटली कोल के ऊपर डिपेंड हो जाए हम लोग, तो कई बार तुम लोगों को न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा, या तुम लोग कभी यूट्यूब पर जाओगे सर्च करोगे, क्या कभी इंडिया में ऐसा हुआ है कि कोल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और इन सब के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो? तो लिटरली तुम सुनकर पढ़कर हैरान रह जाओगे, ये बात बिल्कुल सच है। कई बार तो ये तक कंडीशन हो जाती थी कि इंडिया के पास केवल 3 दिन का कोल बचा है, केवल 4 दिन का कोल बचा है, केवल 1 हफ्ते का कोल बचा है, ये कंडीशन तक हो जाती थी। और ये सोचो किसी देश के लिए कितना ज़्यादा डिजास्ट्रेबल है। सोचो सुनने में कैसा लगेगा कि इंडिया के पास केवल और केवल 7 दिन का कोल बचा है, और मान लो दुनिया से हमारा थोड़ा सा कट ऑफ हो जाए, थोड़े से बैर हो जाए अगर हमारे, और हमें कोल ना मिले, तो क्या कंडीशन हो जाएगी? सोचो, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी इकोनॉमी एकदम से सडनली कट ऑफ हो जाएगी, कुछ काम नहीं होगा। कितना इजीली डिस्ट्रॉय करा जा सकता है किसी देश को। अरे चिनाब ब्रिज है यार, एक आर्च ब्रिज है जो बनाया गया है इस तरीके से, है ना, चारों तरफ पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियां हैं, ये एक पहाड़ यहाँ पर आ रहा है, नीचे रिवर फ्लो कर रही है चिनाब, फिर एक पहाड़ यहाँ पर है, इन 2 पहाड़ों के बीच में यहाँ पर ऐसे ब्रिज बनाया गया है इस तरीके से, और इसको सपोर्ट देने के लिए एक आर्च बनाई गई है इस तरीके से, इसको सपोर्ट देने के लिए इस तरह से क्या बनाई गई है? एक आर्च बनाई गई है। समझे? बस। और ये एक स्टील आर्च ब्रिज है, कैसा है? बस इतनी सी बात है, क्या है? स्टील आर्च ब्रिज है, इतनी सी बात है। खास बात क्या है कि 260 किलोमीटर पर आवर की जो विंड्स होती हैं उनको फेस कर सकता है, किसी भी तरह के ब्लास्ट से बच सकता है ना, 40 टन तक के ब्लास्ट को क्या कर सकता है? से बच सकता है। और क्या इसके बारे में खास बात है भाई? वर्ल्ड का टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा है, करीबन 1 या 59 मीटर्स की हाइट पर है। ठीक है, करीब 359 मीटर्स लंबा है इस तरीके से। तो ये इसकी खास बात है। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। थ्री 359 मीटर्स की हाइट पर है और 1359 कुछ 51
मीटर का लंबाई पर है। ये इसकी सारी की सारी खास बात है। ठीक है, मेनली श्रीनगर, बारामूला और उधमपुर, इनको आपस में कनेक्ट करने का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा भी तो 2-4 सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ पर है, कौन सी नदी के ऊपर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू कश्मीर की, दैट्स इट, बस, है ना। और आज से काम नहीं चल रहा, ये जो ब्रिज है, ये जो लोकेशन है, इसके ऊपर कोई आज का, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का काम नहीं है। ये 40 सालों से रुका हुआ प्रोजेक्ट था, पता है, 40 ईयर्स से, अब जाकर कंप्लीट हुआ है। लास्ट 10 ईयर्स में ही तुम इसका नाम सुन रहे हो सबसे ज़्यादा, और लिटरली बनने में इसको इतना टाइम लगा है। सोचो 40 साल इस प्रोजेक्ट में है, 40 साल। मैं एक का नाम बोल रहा हूँ, एक फीमेल, उस फीमेल ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, एक सिंगल फीमेल। वो खुद बताती है कि मेरे से पहले की जनरेशन्स भी इस ब्रिज के बारे में बात किया करती थी, एंड फाइनली ये काम मैंने कवर किया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मेनली हम लोग ट्रांसपोर्ट देखते हैं, एक है हमारा लैंड, एक है हमारा वाटर, और एक है हमारा एयर। लैंड में रोड, रेल और पाइपलाइंस आती हैं। पाइपलाइंस में वैसे तो नॉर्मली हम लोग गुड्स के बारे में बात करते हैं, वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, पर आज के टाइम पीरियड पे अगर हम लोग देखें तो हाइपरलूप जैसी फैसिलिटी इंसानों को भी क्या करती है, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरे जगह। फिर आता है वाटर, तो इनलैंड और ओवरसीज। अगर इनलैंड के बारे में बात करेंगे तो वो पानी जो नदियों की एरिया में, और ओवरसीज मतलब जो समुद्री क्षेत्र में। फिर आता है एयरलाइंस, एक आती है हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस और एक आती है हमारी इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो इंटरनेशनल में कुछ है हमारी पब्लिक और कुछ आती है हमारी प्राइवेट। पब्लिक की बात करेंगे तो एयर इंडिया है, हाँ है ना, एयर इंडिया, एयर एशिया जिसको आप लोग कहते हो। ठीक है, प्राइवेट में तो आपको पता ही है, बहुत सारी कंपनी हमको प्राइवेट में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रोड्स की। तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्लास में, ज्योग्राफी वाली। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, एक तरह का रिवीजन समझ लो फिलहाल आज की क्लास। ठीक है, दूसरी सड़क कहाँ से जा रही है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, एंड दूसरी जा रही है सिलचर से पोरबंदर। मतलब कि इंडिया को इस जगह से ऐसे कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, एंड एक रास्ता यहाँ से जा रहा है इस तरीके से कन्याकुमारी तक। तो ये भी एक हमारे क्या है, यहाँ पर लिंक प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे। अब ये कब तैयार किए गए थे, ड्यूरिंग द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने ही इनको डेवलप करने का काम किया था, और सबसे मेगा स्ट्रक्चर थे ये हमारी इनिशियल शुरुआत की। क्लियर है, क्लियर। अरे क्या हो गया इसको। तो ये सबसे पहले मेगा स्ट्रक्चर थे इंडियन एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए। फिर आते हैं सबसे पहले नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे में एक और अब एक नई चीज ऐड कर दी गई है, और वो क्या ऐड की गई है, वो किए गए एक्सप्रेसवे। क्या थे, एक्सप्रेसवे। क्या थे, एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवेज की खास बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मेन किसके लिए यूज होंगे, 4 व्हीलर्स और डिलीवरीज के लिए यूज होंगे। डिलीवरी मतलब कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनके लिए इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे आप नॉर्मल बाइक्स और इन सब का यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको बताया। कई लोग बोलते हैं क्या सर ये क्या बात हुई, हम लोग एक्सप्रेसवे के ऊपर बाइक्स क्यों नहीं लेकर जा सकते, ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि एक्सप्रेसवे के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि भाई यहाँ पर जो आपको स्पीड मिलेगी वो आपको 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी। मतलब जो व्हीकल्स चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हैं, और आप उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते। कहने के लिए आप भले ही 450 सीसी, 500 सीसी, 1000 सीसी की बाइक ले लो, पर बाइक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कहीं पर भी आपने स्लो किया, कहीं पर भी आपका जरा सा ध्यान भटका, इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड उस एक्सीडेंट की वजह से सडनली वो पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे ब्लॉक होगा, और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों को फिर फेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे ब्लॉक हो जाता है। बात समझाई। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हाईवे और जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं या एक्सप्रेसवेज होते हैं, उनमें स्पेशली बाइक वालों को कहा जाता है कि भाई साहब आप लोग किनारे ही चलो। नेशनल हाईवे में तो आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग नोटिस करना, यमुना एक्सप्रेसवे पे जाकर, आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जाओगे, स्पेशली बोल दिया जाता है बाइक वालों को, भाई साहब
इसी तरफ, कृपया कर इधर ना आए। ठीक है, अब जो बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, बाइक्स लेकर जा रहे हैं, उनकी बात अलग है कि वो अपना कर लेते हैं इधर इधर, बट स्पेशली कहा जाता है भाई साहब इसी तरफ चलो। आपने इधर किया और बस उधर एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत स्पेशली कहा जाता है इस चीज को। आप लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे गए हो तब भी आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे गए हो तो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया वाले बहुत सारे हैं तो उनको पता होगा। अब जो लोग जा रहे हैं वो गलत है भाई, वो ही सबसे बड़ी गलती है, वो ही एक सबसे बड़ी गलती है। और इसीलिए गवर्नमेंट साफ बोलती है कि अगर हमको एक्सप्रेसवे पे तुम दिख गए बाइक के ऊपर तो सीधा और सीधा चालान 20,000 रुपए है। सीधा सिंपल सा, अगर एक्सप्रेसवे पर आप बाइक लेकर चढ़े तो सीधा और पहला चालान आपको 20,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो वो रीजन ही यही है सबसे बड़ा। वेल, नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं या एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं, तो इनको डेवलप करने का काम किसका होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, NHAI का। क्लियर। फिर आते हैं स्टेट हाईवे, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट लीड करती है। डिस्ट्रिक्ट हाईवे, तो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो। अदर रोड्स होती हैं कुछ, जैसे कि ग्राम पंचायतों की होती है या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अदर रोड्स का पार्ट है या फिर पंचायतों से जुड़ी हुई जो रोडें होती हैं। एंड लास्ट में आती है बॉर्डर रोड, तो बॉर्डर रोड BRO डेवलप करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि बॉर्डर एरियाज में होती है। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को लेकर। किसको लेकर? इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को लेकर। अब ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं क्या? ये एक्चुअल में वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जिनको हम लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं बाय द रोड एंड रेलवेज। रोड, रेलवे एंड एयरपोर्ट तीनों से के साथ वैसे देखा जाए तो, बट मेनली रोड एंड रेलवेज। क्यों? ताकि सामान इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके। जैसे सबसे पहली चीज गुड़गांव दिल्ली मेट्रो बेल्ट। अब ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन की खास बात क्या है कि मेन जो सेंटर है वो कहां पर है? गुड़गांव है, सेंटर में दिल्ली है, एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गाजियाबाद है। ठीक है, नीचे की तरफ आओगे तो अलवर है। अब ये जो पूरे के पूरे चारों तरफ रीजन है ना, ये जो चारों तरफ रीजन है, दिल्ली सेंटर में आता है, इसके चारों तरफ ये शहर है। ये शहर है, गुड़गांव से थोड़ा सा आगे जाकर एक फरीदाबाद शहर आता है। अब ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये कैसे डेवलप हो गया? इंडस्ट्रियल रीजन की तरह से डेवलप हो गया है। इंडस्ट्रियल रीजन के साथ साथ यहां पर सारी कंपनियां और सब लोग स्टैब्लिश हो गए, तो मैक्सिमम लोग क्या हो जाएंगे? सेंट्रलाइज रीजन में आएंगे, दिल्ली और आसपास के रीजन में स्टैब्लिश होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? डेमोग्राफिक प्रॉब्लम हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होगी। इतने सारे लोग अगर एक जगह पर आ जाएंगे तो सड़कों में क्राउड बहुत ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई एक काम करते हैं, हम लोग इस पूरे रीजन को क्या करते हैं? एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल क्लस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? आपस में जब सारे शहर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लोग जहां चाहे वहां पे जाकर रह सकते हैं, है ना। तो जितने भी शहर आसपास के थे उनको क्या कर दिया? आपस में कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने क्लस्टर बेल्ट के थ्रू। क्या कर दिया? आपस में कनेक्ट करने का काम कर दिया क्लस्टर बेल्ट के थ्रू। बात समझ में आई यहां पे? सेम ऐसी अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट, सेम ऐसी महाराष्ट्र एंड मुंबई बेल्ट, सेम ऐसे ही छोटा नागपुर बेल्ट, सेम हुगली बेल्ट। नीचे की तरफ आओगे तो विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, बेंगलोर तमिलनाडु बेल्ट। फिर आता है कौन सा? कोलम एंड तिरुवनंतपुरम बेल्ट। अब केवल इतनी बेल्ट्स काफी नहीं है, ये सारी बेल्ट्स का नाम आपके सामने है। इन्हीं बेल्ट्स को आपस में भी कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक क्या बनाया जा रहा है? रैपिड रेल का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर हम लोग यहां से यहां अगर एक ट्रेन सर्विसेज जोड़ देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाती हैं, बाकी सब चीजें हो सकती हैं। फिर तुमने देखा होगा मुंबई से लेकर इधर अहमदाबाद तक, इसे कनेक्ट करने के लिए बात चल रही है। तो यहां पर अभी सबसे पहला काम क्या किया जा रहा है? बुलेट ट्रेन को लाने की बात हो रही है। किसको? बुलेट ट्रेन को लाने की बात हो रही है।
अब अनफॉर्चुनेटली मुंबई में थोड़ा सा वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोग्राम डिले हो गया, जबकि गुजरात में पूरा काम हो गया। गुजरात में लिटरली जो जमीन थी वो खरीद ली गई, सारे काम हो गए, ठीक है, सारे काम हो गए बुलेट ट्रेन के लिए। और सिर्फ कहाँ रुक गया जाकर काम? महाराष्ट्र में जाकर रुक गया। और 2 से 2.5 साल वो डिले रहा। उन 2-2.5 सालों में सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा? उन 2-2.5 सालों में सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा कि जिसकी वजह से उस जगह पर जो प्राइस थे वो सब क्या हो गए? बहुत ज़्यादा हाई हो गए। उस पूरे के पूरे एरिया में प्राइसेस तो हाई हुए ही हुए, ठीक है, ठीक है, प्राइसेस तो हाई हुए ही हुए। उसके भी से भी ज़्यादा बड़ी बात, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था उसने बोला भाई हमारा वाला पैसा हमें वापस दे दो, हमें पता है तुम्हारे यहाँ क्या चलेगा, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तुम्हारे यहाँ चलता रहेगा, हमारा पैसा फंस जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। और हर साल आपको पता है थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है। अब जब करने के लिए जाएंगे, अब क्या होगा? जितना काम पहले होना था 500 करोड़ में, अब उसी के लिए 1000 करोड़ देने पड़ेंगे, 2000 करोड़ देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि भाई महंगाई बढ़ रही है। अब जिसको पता है, फॉर एग्जांपल तुमको पता चल जाए कि तुम्हारा जहाँ पे घर है वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, सडनली तुम खुद से क्या करोगे? अपने घर के प्राइसेस बढ़ा दोगे। लोगों ने भी वही काम किया कि नहीं नहीं, हमें पहले तो 10 लाख दे रहे थे, अब तुम हमें 20 लाख दो, डबल रेट दो। यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन आ जाएगी, हमें तो 40 लाख चाहिए। तो प्रॉब्लम वो है। तो अब क्या है? अब ये एक नया कैओस यहाँ पे पैदा हो गया। तो अब गवर्नमेंट को अब भी दिक्कत हो रही है कि अब यार लोगों को कैसे एग्री किया जाए, कैसे काम वहां पे किया जाए, इनिशिएट। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे? खैर, कौन कौन से नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 44, ठीक है। NH7 में हमको देखने को मिलता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, जिसको हम लोग कहते हैं। फिर आता है हमारा NH27, ठीक है, ये पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। फिर आता है नेशनल हाईवे 48, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले याद रखना, बाकी सब छोड़ दो, जिसे पहले NH8 कहते थे, दिल्ली से चेन्नई। फिर आता है NH27, एक सेकेंड, 27 यहाँ पे फिर से क्यों आ गया? अच्छा सॉरी, 27 एक्चुअल में इसी का पार्ट है, ठीक है। सिंगनूर, पंजाबी एंड कोलन एंड कर्नाटक में हमको ये देखने को मिलता है। फिर आता है NH30, ठीक है, जिसे हम लोग पहले NH221 कहते थे। ये कहां से जाता है? हमारा सितारगंज उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक हमको देखने को मिलता है। फिर आता है नेशनल हाईवे 16, जिसे पहले NH5 कहते थे, कोलकाता से चेन्नई देखने को मिलता है। फिर आता है नेशनल हाईवे 66, जिसे पहले NH17 कहते थे, मुंबई से कन्याकुमारी देखने को मिलता है। फिर आता है NH19, जो पहले NH20 कहलाता था, दिल्ली से कोलकाता देखने को मिलता है। फिर आता है NH34, गंगोत्री धाम से लेकर लखनऊ MP तक हमको देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं रेलवेज की। रेलवे के बारे में इंपॉर्टेंट बात करें तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि रेलवे के कौन कौन से जोन्स हैं, ठीक है। तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, तो 3 तरह की क्या है? रेलवे लाइंस हैं। ये रूट्स मतलब कि लाइंस हैं रेलवे की। तुम लोगों ने देखा होगा जो रेलवे की पटरियां होती है, कहीं पर बहुत पतली होती हैं, बहुत पास पास होती है, कहीं पर थोड़ी दूर होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा दूर होती हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा दूर होती हैं। तो रेलवे की जो लाइंस हैं, एक सबसे ज्यादा जो इंडिया में इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी है आज के टाइम पीरियड पे? हमारी ब्रॉड गेज। आज के टाइम पीरियड पे करीब करीब 63 नहीं है, 65 समथिंग या 66,000 समथिंग कुछ है। एंड जो मीटर गेज है वो ऑलमोस्ट एंडिंग पर है, एंड नैरो गेज भी ऑलमोस्ट क्या है? कंप्लीटली अपने एंडिंग पर है। आज के टाइम पीरियड पे देखोगे तो करीब करीब आपका ये 70,000 किलोमीटर के आसपास का एरिया आपको देखने को मिलता है। अगर कुछ फैक्ट हैं तो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे हमको देखने को मिलती है आफ्टर US, चाइना एंड रशिया। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट जो इंडिया का है वो कौन सा है? डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक। क्लियर? शॉर्टेस्ट रूट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कहां से? बराकन से लेकर सिद्धवार तक है। एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि झारखंड में चलती है। एज वेल एज सबसे पहली ट्रेन सबको पता है 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से ठाणे के लिए, ठीक है, मुंबई से ठाणे के लिए।
वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तेजस ने पूछा था। ठीक है, किसके ऊपर है? चिनाब रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है? चिनाब रिवर के ऊपर है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ये गोरखपुर में स्थित है, मतलब गोरखपुर यूपी में स्थित है, जिसे गोरखपुर प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। इंडियन रेलवे यूनेस्को में भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यूनेस्को में हमारी एक तो दार्जिलिंग ट्रेन जो हिमालयन रेल है वो रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई का वो रजिस्टर्ड है, नीलगिरी माउंटेन और कालका शिमला ट्रेन। कालका शिमला, नीलगिरी माउंटेन और दार्जिलिंग, ये तीनों की तीनों क्या है? टॉय ट्रेन हैं। क्या है? टॉय ट्रेन हैं, ध्यान रखना। क्या है? टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन का मतलब क्या है? आज के टाइम पीरियड पे हम लोग टॉय ट्रेन कहते किसको है? हम लोग टॉय ट्रेन उन्हीं ट्रेन को कहते हैं जो एक्चुअल में किस पे चलती है? नैरो गेज पे चलती हैं। जो किस पे चलती है? नैरो गेज पे चलती हैं। तो ध्यान रखना, नैरो गेज पे चलने वाली जो ट्रेन हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? टॉय ट्रेन कहते हैं। ठीक है, और कहां कहां पर है तो अभी आपको पता चल गया। एक दार्जिलिंग में, एक कालका शिमला, एंड इसके अलावा एक आपका कौन सा है? नीलगिरी। क्लियर? पीर पंजाल में इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल टनल हमको देखने को मिलती है जो 11.25 किलोमीटर लंबी है। कुछ अदर फैक्ट, फास्टेस्ट रेलवे अभी ट्रेन चल रही है वो कौन सी है? वंदे भारतम है। ठीक है, फास्टेस्ट ऑपरेटिंग अगर ट्रेन के बारे में देखेंगे तो गतिमान एक्सप्रेस है। इसे बनाया तो हम लोगों ने 180 किलोमीटर तक के लिए, बट फिलहाल अभी जो एग्जिस्टिंग हम लोग यूज कर रहे हैं वो 120 किलोमीटर के आसपास कर रहे हैं। कितना? 120 किलोमीटर, जो कि एक एवरेज है। क्या है? एक एवरेज है। और लिटरली ये एवरेज मेंटेन करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। सेम फॉर दिस, ये भी करीब करीब 120 किलोमीटर के आसपास हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी ट्रेन की स्पीड आपको इससे ज्यादा भी मिल जाएगी, कहीं पर 130 भी मिलेगी और भी मिलेगी, बट फिलहाल आपको ये याद रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं आपको बताऊं कि इतना करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके मेंटेनेंस को लेकर, और उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडियंस के सिविक सेंस को लेकर, कि हम लोग सुधरने को तैयार नहीं है। अपनी ही ट्रेनों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, डंडे मारेंगे। ठीक है, चलती ट्रेनों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे। ठीक है, ट्रेन में अगर किसी ने सीट नहीं एक्सचेंज की तो उसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसके साथ मारपीट कर ली। ठीक है, तो ये सब हमारी हरकतें हैं। और कितने भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, एमपी हो, एमएलए हो, वो भी सीट के ऊपर लड़ रहे होते हैं। लिटरली ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर मेरी वाइफ बैठी थी, तू कैसे आकर बैठ गया, मैं ही जाकर बैठूंगा वहां पर। तो मतलब इस तरह की लड़ाइयाँ हमारी, है ना। क्लियर? नैरो गेज मीन्स, बेटा नैरो गेज मतलब जो जहां पर पटरियां बहुत क्लोज होती हैं। NH27 इन NH स्लाइडिंग, क्या हो गया NH27 में? ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, और लॉन्गेस्ट यही है, चिंता मत करो। वेल, बुलेट ट्रेन 2022 में हम लोगों ने इसको प्रपोज किया था मुंबई से अहमदाबाद। इसकी कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिलहाल गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे डायमंड क्वाड्रिलेटरल बनाने की भी बात कर रहे हैं। कहाँ से? चेन्नई, दिल्ली, ठीक है, कोलकाता एंड मुंबई को आपस में कनेक्ट करना, किससे? रेल के थ्रू। फिर बात करते हैं पाइपलाइन। तो 6 मेजर पाइपलाइंस हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मेजर पाइपलाइंस का जो यूज कर रहे हैं फिलहाल हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? रिसोर्सेज के लिए कर रहे हैं, फ्यूल के लिए कर रहे हैं। ऑयल, गैसेस, मिनरल, इन सब चीजों के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मेनली हम लोग वाटर, कोल और इन सब के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, पाइपलाइन को लेकर अगर हम लोग बात करें तो अभी हमारी 6 पाइपलाइंस हैं। वैसे आपसे ये पूछेगा नहीं, मैं आपको पहले ही गारंटी दे दूं, बट इनिशियल फिर भी आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा याद रखना ताकि आपको पता रहे। ठीक है, जहां जहां भी आपको मेजर ऑयल रिफाइनरीज मिलेंगी वहां वहां पर आपको पाइपलाइन देखने को मिल जाएगी। क्लियर है?
फिर बात करते हैं वाटरवेज को लेकर। अगर वाटरवेज देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका हो सकता है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था इससे, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। वाटरवेज मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो इनलैंड रीजन है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनलैंड रीजन के बारे में। तो इनलैंड में अगर हम लोग रोड की जगह पर वाटरवेज का यूज करें तो हमारे लिए ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है, हमारे लिए ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ठीक है, अब तुम लोग भी पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो। तो पहला कौन सा, इलाहाबाद से हल्दिया। अबे मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ कि ब्रेकअप हो जाएगा तो मेरे से बात नहीं करोगे, चले जाओगे छोड़कर, हैं? या फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो कि अब ब्रेकअप हो गया है, हैं? 2,000 की फीस में बस 6 महीने ही झेल सकता था, उससे ज्यादा नहीं झेलूंगा, है? ऐसा थोड़ी है भाई। तुम्हारा सिलेक्शन जब तक नहीं होता तब तक तुम मेरे से खूब बात करो, खूब पूछो, किसने मना किया तुमसे? भाई ये तो मतलब लड़का कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया भाई, अब मुझे घबराहट हो रही है इसके मैसेज देखकर। अबे ऐसे तो रिएक्ट कोई लड़की भी नहीं करती जैसे तू कर रहा है, हैं? सब ठीक ठाक तो है? मतलब मैं अपनी पिछली वाली के दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा, तू अलग रोना लेकर बैठा है यहां पर। ऐसी बातें मत किया करो यार, याद आ जाती है वापस से। फिर बात करते हैं नेशनल वाटरवे 2, ब्रह्मपुत्रा रिवर सादिया से डुबरी तक बना हुआ है, ठीक है। फिर आता है NH3। अब देखो ये NH बने तो हैं, NH वाटरवेज सारे बने हुए हैं, बट प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि ये उतने इफेक्टिवली यूज ही नहीं हो पा रहे, उतने इफेक्टिवली यूज नहीं हो पा रहे। क्लियर है बात समझ में? माया बेटा, अगर तेजस जैसे क्वेश्चन वो बच्चा तुमसे पूछ रहा है, वो लड़का अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझ लो वो बेचारा कुछ और डिमांड कर रहा है, ठीक है। वो फिर चाह रहा है कि तुम किसी तरीके से यस बोल दो, समझी? और अगर वो टीचर से बात करता तो बात अलग है, पर ध्यान रखना वो लड़का तुमसे तो बात नहीं करता, ये चेक कर लो। और कंफर्म कर लो तेजस ही तो नहीं है। भाई लड़का दिल में राज लेकर बैठा है, मेरे से आकर क्लास में बोल कर गया एक दिन कि सर आप एक दीदी हैं जो जिनसे मेरी बात होती है, वो आपसे पढ़ती थी, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया था लोकेश सर पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा बता भाई कौन है वो जो मेरे से पढ़ता था, सिलेक्शन हो गया, एकेडमी चला गया, पर बता नहीं रहा है हमें। यार कम से कम नाम तो पता चले, हमें भी लगे कि चलो हाँ यार हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, वहां पे आज के टाइम पर पहुंच गया। देखा मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था माया, देखा वही वाली बात है। तो दूरी रहो फिलहाल, जब तक जब तक तुम्हारा कैरियर तुम्हारे हाथ में ना हो, ठीक है, जब तक तुम्हारा कैरियर तुम्हारे हाथ में ना हो तब तक प्लीज कोशिश करो कि ऐसी चीजों से दूर रहो, ठीक है। मैं कभी किसी को नहीं कहूंगा कि भाई तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो, लिटरली मैं कभी किसी को नहीं कहूंगा, ठीक है। ये चीजें अच्छी हैं, ठीक है, अच्छी हैं, खराब है वो बाद में पता चलता है, ठीक है। मे भी तुम्हारी लाइफ में कोई होगा या कोई नहीं भी होगा। कई लोगों को लगता है यार इतनी सारी मूवीज बन रही हैं, गाने बन रहे हैं, लोगों के साथ सबके कोई ना कोई रिलेशन होता है, कुछ ना कुछ होता है। जिनका होता है होता है, वो आगे सफल होगा नहीं होगा वो सब चीजें बात की हैं, पर सक्सेसफुल होने वाले जो केसेस हैं वो कितने होते हैं, बहुत मिनिमम है सोसाइटी में।
तो मैं ये कहूंगा फिलहाल अभी आप इन सब चीजों को छोड़ दो, इन सब चीजों के बारे में मत सोचना जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कैरियर हाथ में तुम्हारे ना आए, तब तक एटलीस्ट, तब तक तो नहीं जब तक तुम्हारे पास एक प्रॉपर जॉब ना हो। उसके बाद तुम कभी डिसाइड करना कि हाँ तुम्हें अब लाइफ में खुद से पार्टनर चूज करना है, फैमिली वाले ला कर देंगे तुमको, वो सब बाद में सोचना। बट स्टिल तब तक, एटलीस्ट तब तक प्लीज इन सब चीजों से जितना हो सको दूर रहना। और जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारा फोकस भटक रहा है, जब भी तुम्हें लगे तुम्हारा फोकस भटक रहा है, जब भी तुम्हें लगे तुम्हारे आसपास ऐसी कोई बुरी आत्मा मंडरा रही है जो तुम्हें फोकस से हटाने की कोशिश कर रही है, या कोई ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति तुम्हारे आसपास मंडरा रही है जो तुम्हें रास्ते से तुम्हारे भटकाने की कोशिश कर रही है, तो प्लीज उस टाइम पीरियड पे हनुमान चालीसा पढ़ा करो। सच बता रहा हूं। एक वो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे, और तो ये बात सच है बिल्कुल। ठीक है, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या ये ऐसी दूर हो सकती है। अब वो कोई भी है, चाहे वो लड़का है लड़की, पर भाई ध्यान रखना। ऐसा कुछ नहीं यार, करना जरूरी होता है मानसी। ठीक है, करना जरूरी होता है। ठीक है, करना जरूरी होता है, यस होता है। और मैं ना एक बात बहुत जेन्युइनली बोलता हूं, मुझे बहुत ईमानदारी से बोलता हूं तुम लोगों से एक बात, और बहुत ओपनली ये बात बोलता हूं, मैं लिटरली इस काबिल नहीं हूं, और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लड़के, क्या दुनिया का कोई भी ऐसा मर्द नहीं है, कोई भी ऐसा लड़का पैदा नहीं हुआ है जो लिटरली किसी एक लाइफ को जन्म दे सके। लिटरली हम इस काबिल नहीं है, तो इसलिए विवाह जरूरी है। अब आप कहोगे सर तो क्या महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए? नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए, पर वो एक जरूरी पार्ट है। आप, मैं, हम इस पूरी अर्थ पे जो भी नेचर है, जो भी चीजें हैं, वो सब इसी तरीके से आई हैं हमारे सामने, तो वो जरूरी है। ठीक है, और लिटरली जरूरी है। इसी को कहते हैं बैलेंस लाइफ, इसी को कहते हैं बैलेंस लाइफ। आप सोचो ना, ये सवाल, जो चीज आप पूछ रहे हो कि शादी करना जरूरी है क्या, ये सवाल अगर आपके दादा दादी ने सोचा होता, आपके मम्मी पापा ने सोचा होता, तो क्या आप आज के टाइम पर ये सवाल पूछने के लिए भी यहां पर होते क्या क्लास में कि शादी करना जरूरी है या नहीं है? बहुत लॉजिकल बात है यार, नहीं होता, नहीं होता, समझे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं अकेले रहना चाहते हूं, मैं तो चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ को अकेले एंजॉय करूं, आई लिव माई ओन स्पेस करके, ये जो आजकल फालतू की बातें चल रही है ना, मुझे ये सब चीजें बिल्कुल बेकार लगती हैं। अभी एक मतलब मेरे एक फ्रेंड के जान पहचान में कोई था, उसने बोला यार भाई हम क्यों बच्चे पैदा करेंगे, हमें मतलब नहीं है, ऑलरेडी दुनिया में इतने सारे बच्चे, जरूरत पड़ेगी हम गोद ले लेंगे। ठीक है, और ऐसा क्या है, हम एक कुत्ता पाल लेते हैं। लिटरली हमारे दोस्त साथ में बैठा हुआ था, उसने बोला भाई तू इस काबिल भी नहीं तो एक बच्चा पैदा कर सके, तू बच्चे की जगह कुत्ता पालेगा, बस यही अहमियत रह गई। लिटरली मतलब शर्मिंदा कर दिया हम लोगों ने उसे कि तू इस काबिल भी नहीं, तू बच्चा पैदा, मतलब सोचो, बहुत अजीब सी बात है। मैं आपको, हो सकता है आपको ये बातें बहुत स्टीरियोटाइप की लग रही होंगी, बट स्टीरियोटाइप नहीं है। आप प्लांट से लेकर एनिमल से लेकर किसी को भी देख लो, समझे। तो आप प्लांट्स देख लो, एनिमल देख लो, किसी को भी देख लो, इंसानों को देख लो, भाई लाइफ यहीं से है दोस्त। हम लोगों को ना देखो, आज के टाइम पीरियड में क्या है ना, सोसाइटी बहुत सो कूल्ड टाइप की हो गई है, तो उसकी वजह से ना हमारी बुद्धि में ये सब चीजें चली गई हैं, और मैं लिटरली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता यार, लिटरली इस चीज को एक्सेप्ट करता ही नहीं हूं यार। बहुत सीधी सिंपल सी बात है, हम लोग उस नेगेटिव चीज को क्यों देख रहे हो, हजारों जो पॉजिटिव चीजें उनको देखो ना यार। शिवाजी महाराज क्यों बन पाए? क्योंकि उनकी मां ने उनको बनाया। रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी बन पाई क्योंकि उनकी मां ने उनको बनाया ऐसा। और तुम्हें पता है,
कोई भी ऐसा आदमी उठा लो जो इतना महानतम स्तर पर पहुंचा हो, सबसे बड़ा जो योगदान रहा है ना वो मदर का रहा है, और ये फैक्ट है। पिता का योगदान रहा होगा वो एक अलग बात है, पर सबसे ज्यादा 90% लोगों की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो उनकी मदर का रहा होगा। लिटरली ये सच्चाई बता रहा हूं, मदर का रहा होगा, और ये फैक्ट है। लोग नहीं एक्सेप्ट करते पर यही सच है। ठीक है, पिता भी हर जगह पर रहता है, सारी चीजें, बट पहली जो चीज सीखता है बच्चा वो उधर से ही सीख कर आता है। तुम चाहे शिवाजी महाराज को देख लो, महाराणा प्रताप को देख लो, राणा कुंभा को देख लो, तुम एक एक सिंगल आदमी को उठाकर देख लो, हर आदमी के पीछे एक्चुअल में उसकी मदर का हाथ रोल है। और आज के टाइम पीरियड पे तुम बात करो, रानी दीदा को देख लो यार, कश्मीर की रानी। तो बेटा अगर तुम चाहते हो कि कल जो भी आने वाली महिलाएं हैं वो जब भी माताएं बने तो वो तुम्हारे जैसी माँ जैसी हो, तो बेटा तुमको रिस्पेक्ट भी तो वैसी देनी पड़ेगी। हम सोसाइटी में फीमेल्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम फीमेल्स को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हम किन महिलाओं को के इन्फ्लुएंस में हम किन महिलाओं को फॉलो कर रहे हैं, ये भी तो मैटर करता है, ये भी तो मैटर करता है। तभी तो महिलाएं वैसे बनेंगी, समझे। अब फॉलो तुम कर रहे हो रेबल किड को, और तुम महिलाएं चाहते हो सारी सारी रानी लक्ष्मीबाई बन जाए, कैसे बन जाएंगी। तुम शो देख रहे हो टेटर्स का, फॉलो कर रहे हो टेटर्स वालों को, और सोचते हो कि महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई जैसी बन जाएं, जीजाबाई जैसी बन जाएं, कैसे बन जाएंगी। सीधी सिंपल सी बात है यार, मैं बहुत सीधा सिंपल बोलता हूं भाई, फीमेल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। शायद अगर एक बार के लिए मर्दों की पॉपुलेशन खत्म भी होने की कगार पे होगी ना तो भी शायद दुनिया बच जाएगी, क्यों, क्योंकि महिलाएं हैं। पर महिलाओं की अगर आबादी खत्म हो गई तो भाई साहब ये जिंदगी मतलब ये पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी, और यही सच्चाई है। अस्तित्व में महिलाओं का रहना जरूरी है, पुरुष नहीं भी होंगे तो भी काम चलेगा, और ये सच्चाई है। यही सबसे बड़ी जरूरत है कि अस्तित्व में सबसे पहले महिलाओं का होना जरूरी है। चलो अब सामने देख लो। अरे मुझे बहुत कुछ दिखता है यार, अंधा थोड़ी हूं मैं भी यार, हम भी उसी दुनिया में रहते हैं जिस दुनिया में तुम लोग रहते हो, ठीक है। उसके बाद भी टाइम निकाल के पढ़ाई करता हूं, उसके बाद भी टाइम निकाल के बाकी सारे काम करता हूं, ठीक है, उसके बाद भी बाकी सारे काम करता हूं, तो सोच लो। वेल फिर आता है नेशनल वाटरवे हमारा 3, जो कि हमारा कोटापुरम से कोल्लम देखने को मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पज से भी यूज होता है इसका। फिर आता है नेशनल वाटरवे 4, ठीक है, गोदावरी एंड कृष्णा वाटरवे, ठीक है। फिर आता है हमारा NH5 के बारे में बात करते हैं तो ये ब्राह्मणी नदी पर हमको देखने को मिलता है। वैसे अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो मैप पर आपको सारे के सारे नेशनल वाटरवे देखने को मिल जाएंगे, इवन आपको 6 वाटरवे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लोग ध्यान रखना NW1, NW2। अब इनके डेवलपमेंट में अभी गवर्नमेंट उतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ अर्न कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अब आपको सर अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट इन सब के बारे में बात क्यों करती है, इनके ऊपर क्यों इतने एक्शंस ले रही है, क्यों इतने काम करने के लिए बात कर रही है? रीजन ये है क्योंकि आज नहीं तो कल हम लोग सड़कों के ऊपर कितना डिपेंड होंगे, हर जगह सड़कें बनाएंगे, हर जगह चीजें करेंगे, तो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट एरिया, इन सब के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इसलिए एक और रूट डेवलप करना कहीं ना कहीं जरूरी है।
और जितने बेटर रूट डेवलप हो जाए उतना अच्छा है। इवन गवर्नमेंट ने तो एक और रूट बोला था दिल्ली से लेकर आगरा तक। ये वाला जो रूट गवर्नमेंट ने बोला था ये एक्चुअल में स्पेशली डेवलप करने के लिए बोला था टूरिस्ट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली यमुना की जो कंडीशन है वो आप लोगों को पता है क्या कंडीशन है। अब आज के टाइम पीरियड पे यमुना की सफाई और इन सब का काम चल रहा है। अगर यमुना के पानी का फ्लो अच्छा हो जाए तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, स्टीमर्स एंड बाकी सब चीजों को चला सकते हैं। सोचो आप दिल्ली से, ठीक है, बाय रिवर आगरा जा रहे हो, ठीक है, बाय रिवर कहां जा रहे हो आप, आगरा जा रहे हो, तो एक अच्छा खासा रूट आपको डेवलप मिलेगा। मे बी आपकी 3 से 4 घंटे की जर्नी होगी, पर यह अपने आप में एक अलग सुखद अनुभव होगा आप लोगों के लिए, तो वो चीज भी जरूरी है। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह से भी इन जगहों को डेवलप किया जा सकता है। फिर आता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। एज प्रेजेंट गवर्नमेंट उड़ान स्कीम लेकर आई है, और अभी जो उड़ान स्कीम चल रही है वो चल रही है 2.0। कौन सी चल रही है, 2.0 चल रही है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी हमारे टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज हैं, इन सभी को क्या किया जाए, प्रॉपरली डेवलप किया जाए, ठीक है। इन सभी में डोमेस्टिक एयरलाइंस को स्टेब्लिश किया जाए। एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो 223 हमारे डोमेस्टिक एयरलाइंस हमको देखने को मिलती है, कॉमर्शियल फ्लाइट्स देखने को मिलती हैं। और अगर हम लोग बात करें एट प्रेजेंट इंडिया 220 क्या एयरपोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है। ये बिग एंड स्मॉल एयरपोर्ट्स जो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में हमको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट इकोनॉमी को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बड़ा बूस्ट देते हैं। फिर आते हैं इंटरनेशनल एयरवेज। तो अभी तक 35 इंटरनेशनल एयरवेज यहाँ पर क्या करें, काम करें, और हमारे पास 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो आपके सामने है। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र मुंबई। फिर आता है कौन सा, केमगोंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। चौधरी चरण सिंह लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। फिर आता है विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विशाखापट्टनम। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद। डैमलॉम एयरपोर्ट गोवा। बीजू पटनायक भुवनेश्वर। फिर आता है लोकप्रिय गोपीनाथ बड़ौलिया गुवाहाटी। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट विशाखापट्टनम वाराणसी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नागपुर। शेखलुम आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी एंड जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखना। बाकी इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसमें से एक मेरे से मिस हो गया यार, चलो कोई बात नहीं है, भी नाम भी याद नहीं आ रहा यार। वेल कुछ हमारे आते हैं सी पोर्ट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 मेजर सी पोर्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, तो आपके सामने इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सा है, तो मुंबई। ओल्डेस्ट कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कोलकाता। न्यूएस्ट कौन सा है, मुंबई का है। अब मुंबई में 3 डिफरेंट पोर्ट्स बने हुए, एक तो मुंबई पोर्ट है, एक वर्धमान पोर्ट है, और एक कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ये तीनों क्या है, एक के बाद एक लेयर बाय लेयर है, 1 2 3 इस तरीके से, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। फिर आता है डीपेस्ट या नेचुरल, तो ये कौन सा, विशाखापट्टनम है। फिर आता है बिजिएस्ट, तो ये कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट है। इसी को हम लोग कई बार नावा सेवा या फिर मुंबई पोर्ट भी बोल देते हैं, बट ये अलग अलग है, ठीक है। फिर आता है प्राइवेट। प्राइवेट कौन सा है, मुंद्रा पोर्ट है, जिसे लीड कौन करता है, अडानी पोर्ट्स करता है। कौन करता है, अडानी पोर्ट्स। और ये एक SEZ है, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है। फिर आता है पोर्ट विद ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, तो ये कोची इंटरनेशनल कंटेनर शिपमेंट फैसिलिटी है, ध्यान रखना। एंड अभी रिसेंटली कोची में ही डेवलप किया है, कौन सा, एक और डेवलप हुआ है जो अडानी ने ही डेवलप किया है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारा कौन सा है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और ये हमारा ईस्टर्न घाट का पार्ट है। वेल कौन सा पोर्ट कहां पर किस चीज के लिए काम आता है, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, बट इसको थोड़ा सा याद रखना। कौन सा मेजर एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, किस जोन में है और कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। चेन्नई
तमिलनाडु, एल्लूर तमिलनाडु, कोलकाता वेस्ट बंगाल, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, कोची केरल, पोरबंदर अंडमान निकोबार, ठीक है, पोरबंदर श्री आज के टाइम पर इसे श्री विजयपुरम बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है मैंगलोर कर्नाटक, मोरगांव गोवा, मुंबई महाराष्ट्र, पारदीव उड़ीसा, ठीक है, त्रिकोणी तमिलनाडु एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस का जल्दी जल्दी चलो आंसर करो, थोड़ा सा माइंड एक्सरसाइज भी जरूरी है। भाई जान निकल जाएगी तभी बंद करोगे एसी क्या? देखियो अरे कोई बात नहीं यार, ऐसे मत करो भाई। अरे बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं यार। भाई क्या लगाया आंसर? चल रहा है अभी। हाँ भाई, राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर क्या है? ए, तुलबुल प्रोजेक्ट। अब देखो, तुलबुल प्रोजेक्ट, ए झेलम, ठीक है। अरे सारे ही तो सही लिखे हैं यहां पर, तुम लोगों ने किया क्या है वे? हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे? विच वॉज द फर्स्ट एटॉमिक पावर हाउस ऑफ इंडिया? फर्स्ट एटॉमिक पावर हाउस ऑफ इंडिया। जातिपुरा, तारापुर, कोंडाकुलम या कैगा? अभी बताइए ये तो। इसको बंद कहते हैं, चालू कहते हैं? कौन है? कौन है भाई? तो कम कर दो ना टेम्परेचर, तो वो करो। अरे तो और कम कर यार, ये कमरा देखना कितना कर रखा है, 16 डिग्री पर। ठीक है, हाँ भाई, सीधा सिंपल सा, पोल आना टाइम लगता है। अच्छा फिर भी चलो, कौन सा है? तारापुर। ये भी गलत करके बैठे हो, शर्म तो आ नहीं रही होगी हैं? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है ये, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, और उसके आगे टिक भी लगा रखा है, शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें? देखना, स्पेशली बोल रखा था, टिक लगा रखा है कि भाई फर्स्ट वाला है, ध्यान रखना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन ऑफ इंडिया? हाँ ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैंने नहीं बताया तुमको। इस क्वेश्चन का सही आंसर करने पर मेरी तरफ से चॉकलेट, जब भी तुम मुझसे मिलोगे तब। चलो राइट आंसर क्या होगा इसका? शिव समुद्रम इज द राइट आंसर। कौन सा?
शिव समुद्रम। ठीक है, ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तारापुर तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, या जैतपुरा महाराष्ट्र। तो कौन सा सही नहीं है। अब इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है, मैंने ही बताया था तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में, तो तमिलनाडु में नहीं है, कहां पे होगा, महाराष्ट्र में होगा। क्लियर, अब हटाओ इसको। When was the National Hydroelectricity Power Corporation NHPC established? NHPC का establishment कब किया गया था, नेशनल हाइड्रो पावर स्टेशन, चलो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन, इसका establishment कब किया गया था, 1975, 1976, 78, 79। The right answer is 1975 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीपेस्ट प्लांट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। चीपेस्ट प्लांट कौन सा होता है ऑपरेशन और मेंटेनेंस में, स्टीम पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या डीजल पावर स्टेशन। चीपेस्ट कौन सा होगा इसमें से, भाई देखो, ऑपरेटिंग एक होता है ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट तो आएगी ही आएगी, उस ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ साथ एक रिक्वायरमेंट होती है किसकी, रॉ मटेरियल की भी। एज अ रॉ मटेरियल या एज अ फ्यूल यहां पर किसका यूज हो रहा है, वस्तुओं का यूज होगा। तो स्टीम इंजन, तो स्टीम के लिए पानी वानी वो सब चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, रॉ मटेरियल चाहिए स्टीम तैयार करने के लिए। न्यूक्लियर, तो नो डाउट न्यूक्लियर भी चाहिए, तो खरीदना पड़ेगा वो सब चीजें, डीजल खरीदना पड़ेगा वो सब चीजें। एंड फिर यहां पर केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जहां पे फ्यूल की कोई आवश्यकता नहीं है, पानी नेचुरली ऊपर से नीचे गिर रहा है, हम लोगों ने एनर्जी बना ली। फिर आता है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उत्तर प्रदेश आप क्या लगाओगे, राइट आंसर लगाओगे। फिर आता है एटॉमिक पावर स्टेशन ट्रॉम्बे was set up in 1954 and renamed as a भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर in, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है यार, ये हमने नहीं बताया तुम लोगों को। चलो, इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब बनाया गया था, यार ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो मुझे लग रहा है मैंने भी गलत कर रहा हूं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1956 नहीं, नाइनटीन 67। ट्रॉम्बे मुंबई में है और मुंबई के हिसाब से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे, तो 1967 राइट आंसर होगा, 1967 एज पर माई नॉलेज, जहां तक 1967 ही होना चाहिए। अब मैं भी थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, मुझे भी एक्चुअल में फैक्ट याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, जहां तक यही होना चाहिए मुंबई के हिसाब से, और बॉम्बे, तारापुर, यही होना चाहिए जहां तक। बाकी का हम लोग बाद में देखेंगे, ये तुम लोग अपने हिसाब से भी करना। कुछ चीज़ें मैं तुम्हें कल परसों की क्लास में भी पढ़ाऊंगा, तो उनसे भी जुड़ी हुई हैं कुछ चीज़ें, तो हम लोग इनको बाद में देख लेंगे थोड़ा बहुत। आई हैव अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास, सो सॉरी फॉर दिस। बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा फैक्ट वाला पार्ट बहुत सारा बचा हुआ है, तो आने वाले 4-5 दिन और हमारे फैक्ट वाली क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में आप लोग मुझको दीजिए विदा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसमें और भी हैं, उनको खुद से प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।